कैमरा इधर से ऑन, कैमरा कैमरा यहाँ से। चले सर जी, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही मेरी से? ये नजर आ रहा है? लाइट स्क्रीन सही नहीं लग रहा है, सही तो नहीं लग रही। डिम इधर से मसला, एक ये सामने वाली करते हैं। नहीं, ये अभी भी सही तो नहीं है, उसका मसला नहीं मेरे ख्याल यहाँ से वो तो सही नहीं। चल पहले वो आपको आवाज से सुनो। आवाज वाला ठीक है देखो। गाड़ी में पड़ी, लेकिन मुझे काफी सारी फाइलें पड़ी, इससे वही निकालना। गाड़ी की बैक साइड में मेरी गाड़ी में वो उधर ही बाहर, सिर्फ वही निकाल लीजिएगा, बाकी रहा। इधर से मसला चलें सर जी, आपके सामने एक पेज आया होगा, पहले पेज सामने रखा था, तो सर पे ठीक हो गया सर? गुजारा हो गया, गुजारा ही चाहिए सर, पूरा गुजारा हो गया ना बस। चलें सर, फिर एक नए जज्बे से दोबारा पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। कहीं रखना जरा पेज सामने, पेन पकड़ना आप। FA1 में जो टॉपिक्स पढ़े हैं तो जहन में है, उनको जरा जहन में रखे। पहले नीचे जो एरियाज लिखे हुए ना, स्पेसिफिक एरियाज, उनमें जरा ढूंढने को पुराना टॉपिक है इसमें सही है, मुश्किल से वैसे मिलेगा, लेकिन एक आध तो ढूंढ लेते हैं। नंबर 1 से शुरू करें। पहली बात तो ये देखें आप, इन सारे एरियाज के साथ स्टैंडर्ड्स के रेफरेंसेस लिखे हुए हैं। FA2 के सिलेबस में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही आपके सिलेबस में, ठीक है, लेकिन कुछ के साथ IAS है, देखें कलर, और कुछ के साथ IFRS है, और जब नंबर 6 के साथ देखें
IAS 37 के बाद IFRIC भी एक लिखा हुआ है, और नंबर 8 के साथ 7 के साथ सॉरी IAS के साथ एक SIC भी लिखा हुआ है। तो जरा इसका जरा पहले थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। यहाँ कहीं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नजर आ रहे हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नजर आ रहे हैं सर, ये बुक आपको नजर आ रही है? अगर नहीं भी आ रही तो इस बुक के बाहर लिखा होगा IFRS। IFRS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, लेकिन बड़ा ये जो स्टैंडर्ड्स की बुक है, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बुक है, इसमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो दो डिफरेंट नेम से अवेलेबल है। कौन कौन से? IAS के नाम से भी हैं और IFRS के नाम से भी। बस डिफरेंस सिर्फ यही है कि IAS के नाम से, मतलब IAS स्टैंड्स फॉर है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और IFRS तो आपने अभी बताया मेरे, IFRS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अराउंड 2002 से पहले जो स्टैंडर्ड्स बनते थे, जो पुराने स्टैंडर्ड्स आप कहने बनते थे आज से 15-20 साल पहले, तो वो IAS के नाम से होता था। लेकिन बाद में अब जो स्टैंडर्ड्स बनते हैं, नया स्टैंडर्ड बनता है, या पुराने में चेंज आके पुराना चेंज होकर नया हो जाता है, तो फिर अब स्टैंडर्ड्स का नाम रखा जाता है IFRS। तो जो स्टैंडर्ड्स पुराने अभी तक चल रहे हैं वो IAS के नाम से ही आपके सिलेबस में, और जो नए स्टैंडर्ड्स हैं या तो किसी पुराने स्टैंडर्ड को चेंज होने की वजह से या किसी नए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की वजह से वो अब IFRS के नाम से, कलेक्टिवली दोनों को मिला के क्या कहा जाएगा? IFRS ही कहा जाता है। लेकिन पुराने और नए स्टैंडर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बस इस एंगल से अपना जरा ध्यान रखना। ठीक है, इस सेकेंडली आपके साथ आपको मैंने 6 और 7 में जो दिखाया, IFRIC भी लिखा हुआ है और इस 7 के साथ लिखा हुआ है SIC से IFRIC एंड SIC। तो असल में इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते हुए अगर अकाउंटेंट्स को प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम आए, मीन्स से कोई ऐसा पॉइंट है जो प्रैक्टिकली अकाउंटेंट्स ने फेस किया लेकिन उसके बारे में स्टैंडर्ड्स के अंदर गाइडेंस अवेलेबल नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर गाइडेंस अवेलेबल नहीं, कोई नई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई है, तो अकाउंटेंट्स पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ये स्टैंडर्ड्स जो बनाते हैं उसे कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB भी है, जिसमें आप इंटरनेशनल बॉडी है जिसमें आप कह सकते हैं पूरी दुनिया के अकाउंटेंट्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन है। तो ये मिलजुल के डिसाइड करते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस चीज़ का क्या होना चाहिए। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस बॉडी को जो स्टैंडर्ड्स बनाती है उसे कहते हैं IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो वो स्टैंडर्ड्स बनाती है। तो अगर प्रैक्टिकली किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए अकाउंटेंट्स को प्रॉब्लम आए, तो फिर अकाउंटेंट्स जो है IASB वालों से पूछते हैं कि आप इसका क्या करें, क्योंकि ये चीज़ पहले स्टैंडर्ड्स में एड्रेस नहीं है। तो फिर अगर IASB वाले फर्दर अपनी कोई गाइडेंस इशू करना चाहें इन्हीं स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन के हवाले से, तो वो जो गाइडेंस इशू करते हैं उसको फिर पहले कहा जाता था SIC, स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स है। पहले के से मुराद मेरी क्या है, जिस दौर में IAS बनते थे, ठीक है, और अब अगर लेटेस्ट आप समझ लें कोई डेवलपमेंट आ रही है जिसके बारे में कोई इंटरप्रिटेशन देनी है, तब SIC की बजाय नंबर 7 में जरा देखना, सॉरी नंबर 6 में देखें क्या वर्ड्स लिखा, IFRIC एक वर्ड्स होता है। अब इसमें जैसे स्टैंडर्ड 1 2 3 4 है, इस तरह SIC 1 2 3 4 भी थी और IFRIC 1 2 3 4 वगैरह भी है। ठीक है, तो पुरानी इंटरप्रिटेशंस किस नाम से थी? नहीं, मतलब SIC स्टैंड्स फॉर स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी, अगर आप लिखना चाहें। और नई जो इंटरप्रिटेशन है वो किस नाम से? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। ठीक है, तो ये जो इंटरप्रिटेशन है ये भी दो आपके सिलेबस में, SIC में से SIC 32 और IFRIC में से IFRIC 1। वैसे तो ये भी शायद काफी सारी आ गई है, 10-12, बल्कि वो 32 तक पहुंच गई। तो सारे स्टैंडर्ड्स भी अभी आपके सिलेबस में नहीं है और सारी इंटरप्रिटेशंस भी नहीं है। कुछ स्टैंडर्ड्स आपने FA1 में पढ़े हैं, कुछ आप फर्दर स्टैंडर्ड्स आप FA2 में पढ़ेंगे, और फिर ये सारे स्टैंडर्ड्स दोबारा इकट्ठे करके फिर आप फाइनल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पोर्शन आपका स्टैंडर्ड्स का और SIC और IFRIC का है वो थोड़ा सा मैं चाहूंगा भी हम फर्दर डिस्कस कर लें। तो IAS और IFRS तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए वर्ड्स है, और SIC और IFRIC किसके लिए वर्ड है? ये जो इंटरप्रिटेशंस इशू की जाती हैं, तो पहले इंटरप्रिटेशंस इशू की जाती थी वो SIC के नाम से थी, और अब जो नई इंटरप्रिटेशंस है वो IFRIC के नाम से। ठीक है, तो इन सबको मिला के एक कंबाइंड बुक में
पब्लिश किया जाता है। तो ये जो बुक आपके सामने आपको नजर आ रही होगी, इसमें IFRS के नाम से वैसे ये बुक है, लेकिन इसमें IAS भी हैं, IFRS भी हैं, SIX भी हैं और IFRIX भी। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई सबको? मैंने एक चीज और मेरे अभी जहन में आई है, तो भी जरा मैं आपको बता दूं। FA2 के लेवल पे एग्जाम में आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ये साथ लेके भी जा सकते हैं। मतलब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बुक है ये अलाउड है आपको कि आप एग्जाम में ले जा सकते हैं। इसकी सिर्फ सिग्निफिकेंस बस इतनी होती है, ये तो डेफिनेटली इसका ये मतलब नहीं होगा कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप स्टैंडर्ड्स खोल के उसे ढूंढना शुरू कर देंगे और लिख लेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो, लेकिन सिर्फ इससे ये एडवांटेज जरूर है कि आपको कोई डेफिनेशंस याद करनी या कोई आप कह लें डिस्क्लोजर्स वगैरह, डिस्क्लोजर वर्ड याद, तो ये मतलब रट्टा लगाने की चीजों की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर इस एंगल से होके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। और अगर फॉर एग्जांपल इन स्टैंडर्ड से ये हो सकता है, वो फिर मैं इंशाल्लाह जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी साथ साथ बताया करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस सिनेरियो बेस्ड आ जाते हैं, तो उन सिनेरियोस को सॉल्व करते हुए हेल्प भी ली जा सकती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो ओरिजिनल सेट है ये फिर जिस वक्त आपको जरूरत पड़ेगी, जब मैं समझूंगा कि अब राइट टाइम है, तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। उस वक्त फिर आपने जरा परचेज भी करना है, तो फिर उसे जिस तरह से एग्जाम में यूज किया जा सकता है तो अगर हम क्लास में प्रैक्टिस किया करें। ठीक है सर? ठीक है सर जी, एनी कंफ्यूजन मेरी किसी बात से? चलिए जरा एक जरा टॉपिक्स के कम से कम नामों का आइडिया हो जाएगा पढ़े मेरे साथ में। IAS1 सबसे पहले लिखा हुआ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। FA1 जरा अगर जहन में लाया तो वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से वर्ड आता है तो 5 कंपोनेंट्स हैं, जरा रिपीट कर रहे हैं जहन में। FA1 में आपने डिटेल में बनानी चीजें 2 सीखी हैं, इनमें से कैश फ्लो और चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का आइडिया तो है, लेकिन ऐसा उनका क्वेश्चन को खास अगर आप FA1 जहन में लाएं, इंट्रो में अगर चले जाएंगे, जिन लोगों ने इंट्रो पुराने वक्तों में पढ़ी थी तो वहां शायद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी थी, लेकिन FA1 में मेन फोकस रहा 2 स्टेटमेंट्स पर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड कैश फ्लो। अब यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एज सच एक टॉपिक के तौर पे तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये जरूर एक्सपेक्टेड होगा कि पिछली जो चीजें हैं वो कुछ ना कुछ रिकॉल हम कर सकें। कैश फ्लो अब सिलेबस में नहीं है। यहाँ जो फर्स्ट अब लाइन आ रही है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इसमें दोबारा हमारा फोकस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कह लें या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कह लें, कंपनीज के एंगल से बात होगी। एक मिनट में बात जरा पूरी करूंगा जस्ट, और इसके साथ लिंक करना है मेरा ख्याल है 15 पे जाकर, इसी नंबर 1 को 15 के साथ रहा देखें। एक एक्स्ट्रा जो चीज यहाँ हम एड्रेस करेंगे FA2 के सिलेबस में वो ये है कि एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं। IA16 मसलन अगर है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर है, कुछ आपके जहन के तार छेड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इतनी पुरानी बात तो भी शायद नहीं हुई, उसमें कोई डिस्क्लोजर्स बनते हैं। इसी तरह अगर IA8 वगैरह में देखें तो डिस्क्लोजर्स बनाए हम, तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ साथ कंपनी लॉ के भी हैं। ठीक है, तो कंपनी लॉ में भी जो लिस्टेड कंपनीज हैं या अनलिस्टेड कंपनीज हैं उनके अलग डिस्क्लोजर्स कुछ एक्स्ट्रा भी रिक्वायर्ड है और कुछ वही है जो स्टैंडर्ड्स में भी हैं। तो हमने कुछ कंपनीज एक्ट के अंदर जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें कुछ 3rd, 4th, 5th स्केड्यूल वगैरह है, तो उनकी बेस पे फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी सीखनी। और तीसरी जो चीज ऊपर है जिस पर ज्यादा फोकस रहेगा वो नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नोट्स में शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम शेयर होल्डर्स के लिए बनाते हैं या अपने लिए बनाते हैं? बनाता कौन है? हम अकाउंटेंट्स बनाते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन देनी है हमने यूजर्स को वैसे तो, लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी यूजर है शेयर होल्डर्स। तो उनको फिर एक्स्ट्रा कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं कंपनीज ऑर्डिनेंस में, कंपनीज एक्ट में, सॉरी पुराना वर्ड हो गया ऑर्डिनेंस, तो उसकी कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं, ये भी शायद हमारा एक मेन एरिया बन जाएगा। तो 1 और 15 शायद आपस में लिंक्ड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है किसको जहन में रख के, मतलब नंबर 15 मींस
थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्केड्यूल की रिक्वायरमेंट्स को जहन में रख के ये नोट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करें। तो इनमें दो चीजें जो आपने पहले पढ़ ली हैं, कैश फ्लो का तो शायद बिल्कुल ही FA2 में अब कोई काम नहीं रह गया, लेकिन चेंजेस इन इक्विटी का जहां जहां फिर हमें जरूरत पड़ेगी वो इंशाल्लाह फिर साथ डिस्कस किया करें। ये पहला क्लियर हो गया? पहला कोई मेरी बात में मसला नहीं? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आज वैसे माशाल्लाह सुबह सुबह सारे इकट्ठे हो गए हैं वैसे, लेकिन अगर सारे कहा जाए तो शायद सारे अभी भी इकट्ठे नहीं हो सके, लेकिन चलें बहरहाल बहुत कंपैरेटिवली अच्छी सिचुएशन नजर आ रही है। लेकिन ये कब तक? अब आपने ये 8 बजे आया करना तो पूरा सेशन का मतलब याद रहेगा। ये है जी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है सर, देखो T20 मैच नहीं कि बस आज आ गए तो बस कहानी खत्म हो गई। एक कब तक कमिटमेंट जारी रहेगी? जब तक सिलेबस खत्म ना हो जाए, बल्कि शायद जिस दिन तक पेपर ना हो जाए उस दिन तक शायद अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ता है। ठीक है, खासतौर पे अगले हफ्ते से तकरीबन होपफुली रमजान भी स्टार्ट हो जाएगा, तो उस वक्त तो फिर सारी रात आप इबादत भी करते हैं, तो अपनी इस इबादत के टाइम में से थोड़ा सा टाइम अगर आपने स्टडीज के हवाले से भी काइंडली रेगुलरली साथ रखना है। ठीक है, क्योंकि मेरा ख्याल शायद सही करके सोने का रिवाज भी रवाएंगे सारी रात माशाल्लाह इबादत हो रही है, तो ठीक है सर, सारी चीजें बैलेंस रखनी पड़ती हैं, थोड़ा सा काम पढ़ाई के हवाले से भी होना चाहिए। ये सर नंबर 2 सर। इसके बाद कुछ इसमें भी FA2 के सिलेबस में भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, मतलब सिनेरियो बेस्ड। कोई FA1 में भी ऐसी चीज? FA1 में भी सिनेरियो बेस्ड? हाँ जी, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अलावा NPO किसी हद तक नहीं, NPOs में से तो हाँ चलें, वैसे रेशियोज ठीक है, मतलब रेशियोज में समटाइम्स इंटरप्रिटेशन लिखनी पड़ जाती है, ठीक है, लेकिन रेशियोज में कैलकुलेशन भी है। लेकिन यहाँ मेरे दो टॉपिक्स होंगे, एक 10 है, ये जो नंबर 2 लिखा हुआ IAS 10, और उसका साथ एक लिंक्ड है नंबर 6 37। इन दोनों को मिला के अक्सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, कुछ 10-15 नंबर का, और अक्सर ही आता है। सिर्फ इस वक्त मकसद डेफिनेटली आपके सामने सिर्फ टॉपिक्स और उनका नाम रखना है, बाकी जब डेफिनेटली आएंगी चीजें पढ़ेंगे तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं IAS 10 और 37 को मिला के। कभी आपने वैसे अपने अब में से लॉ पढ़ा सब, लेकिन अब लॉ में कंपनी लॉ तो नहीं पढ़ा हो नहीं, किसी ने पुराने जमाने में नहीं तो पढ़ा हो, लेकिन लेटेस्ट तो शायद नहीं। चलो कोई नहीं, चलो बात करें। उसके बाद सदी आ रही नंबर 3 पे। एक हमारे मेन टॉपिक्स में से, बड़े टॉपिक्स में से IAS 12 है इनकम टैक्सेस। कंपनी के प्रॉफिट्स पे टैक्स देना होता है, तो एक तो डेफिनेटली आपका सिलेबस भी है टैक्स का, सॉरी सब्जेक्ट है टैक्स का, तो उसमें तो आपने सिर्फ टैक्स के एंगल से टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न कैसे बनानी है, किन हेड्स को कैसे अकाउंट फॉर करना है। लेकिन अब हम इस IAS 12 के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि टैक्स की कैलकुलेशन करने के बाद उसकी काउंटिंग एंट्रीज कैसे की जाती है। ठीक है, तो ये काफी डिटेल टॉपिक है, मे बी अराउंड 2-3 नहीं लग रहा, 3 तो ना ही लगे, अराउंड 2 वीक्स का तो कम से कम शायद लगेंगे। देन नंबर 4 पे फिर अगर आपकी कोई एक्सपोर्ट्स हो, एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं? पाकिस्तान से बाहर चीजें अगर आप बेच रहे हैं, आपके कस्टमर पाकिस्तान से बाहर है, अमेरिका में आप चीजें बेच रहे हैं या किसी बाहर के मुल्क से चीजें खरीद रहे हैं, तो अगर पाकिस्तानी करेंसी के अलावा किसी करेंसी में आप डील कर रहे हैं, चाहे चीजें बेच के या चीजें खरीद के, तो उन फॉरेन करेंसीज को फिर पाकिस्तानी करेंसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मीन्स उसे अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं पाकिस्तान में, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रुपीज लिखते हुए, अमाउंट्स लिखते हुए रुपीज लिखेंगे ना, लेकिन अगर डॉलर्स में चीजें बेच रहे हैं या यूरोज में चीजें खरीद रहे हैं, तो फिर उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो कन्वर्जन कैसे होती है ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे IAS 21। एक्सचेंज रेट्स कभी लफ्ज सुने सर? नहीं, FA1 में मेरा ख्याल अगर कभी बात हुई है तो वैसे ही होगी, टैक्स में शायद, लेकिन टैक्स में तो बड़ा सरसरी सा है, यहाँ पे एक अच्छी डिटेल डिस्कशन है का। लेकिन अगर बात शायद सिंपल सी है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने 100 रुपए का, जिस जमाने में डॉलर 100 रुपए का था,
आपने $100 लिए, तो 100 मल्टीप्लाई 100 आप रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे, और सपोज वो $80 का हो जाए, आपको कैसा लगा? नहीं, मैं देखिए हम नॉर्मल लोग हैं, तो अगर आपने बेटा 100 रुपए की चीज ली है और वो 80 रुपए की हो गई है, तो अगर अच्छा लगेगा तो फिर अल्लाह करे 0 की हो गई। मेरी वैसे असम्पशन मरहला गलत थी कि हम नॉर्मल लोग हैं। देन नंबर 5 के साथ आपने ढूंढनी है चीजें कुछ तरह। नंबर 5, नंबर 9, नंबर 12, IAS 28, IFRS 3 और IFRS 10, इन सबको मिला के एक शायद FA2 का सबसे मेन टॉपिक बनता है, उसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक तरह सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हर कंपनी ने अपनी अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के अपने शेयर होल्डर्स को देनी ऐसे। लेकिन अगर आप एज अ कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लें तो 2 कंपनीज हो जाएंगी। तो एक नंबर 1 तो ये इन्होंने अपनी अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी, लेकिन फिर इन कंपनीज को मिला के कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी कॉन्सेप्ट होता है, तो उसे क्या बोला जाता है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो उसके लिए फिर 3 स्टैंडर्ड्स है रेलेवेंट हमसे। IAS 28 है, IFRS 3 है, IFRS 10 है। IAS 28 पुराना स्टैंडर्ड एक है, उसको फिर मिला के 2 नए स्टैंडर्ड्स के साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। ठीक है, देन उसके बाद 6 में एक चीज और थी, IFRIC 1। FA1 में अपने IAS 16 अगर सही मिला सके, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट में कुछ कॉस्ट कंपोनेंट्स होते हैं, मसलन इंस्टॉलेशन कॉस्ट, तो एक बता दो और। नहीं, वो तो मैंने बता दिया। कैरिज इन्वेंट पर एक वैसे में एक डिसमेंटलिंग का कॉन्सेप्ट आता है, वो काफी अब डिटेल में हम दोबारा पढ़ेंगे IFRIC 1 में, यानी वो एसेट में कैपिटलाइज हो जाता है शायद फिर उसका। तो IFRIC 1 उससे रिलेटेड है कि ये डीकमीशनिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट को कैसे काउंट फॉर करना, तो रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल, कुछ पुरानी चीजें नई चीजों के साथ लिंक हो जाएंगे। नंबर 7 में आएंगे आप, तो FA1 में आपने IAS 16 में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पढ़ा, वो था टेंजिबल एसेट्स, लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स का डिटेल ट्रीटमेंट FA2 में। तो IAS 38 में इनटेंजिबल एसेट्स मींस, पता है इनटेंजिबल एसेट्स? हाँ, कुछ नाम तो पड़े ही होंगे। तो इनटेंजिबल एसेट्स का ट्रीटमेंट होना, और फिर बेसिक 32 लिखा हुआ, अगर आप अपनी वेबसाइट डेवलप कर लें, इसका तो आइडिया सबको होगा ना प्लीज, तो क्या वेबसाइट भी कोई एसेट है? तो इसका स्पेसिफिक पे ट्रीटमेंट क्या है, वो 632 में। अगर कोई वेबसाइट डेवलप करने पे आप खर्चा कर रहे हैं तो उसको एक्सपेंस आउट करना है, कैपिटलाइज करना है, ये डिस्कशन फिर 632 में स्पेसिफिकली अलग से। ठीक है, मतलब ये वेबसाइट सब मेरे ख्याल आज से 20 साल पहले का चला जाऊं मैं, आपको तो शायद काफी छोटे होंगे अगर होंगे तो उस दौर में तो ये वेबसाइट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो जैसे ही वो आई कह रहे हैं, तो फिर वेबसाइट एक अलग से एक एसेट अगर बनना है तो उसका भी ट्रीटमेंट कैसे होगा। चले, ये वो NPA में आया था, लेकिन वो बस एक मैंने शायद उसको भी बताया था कि असल में ये FA2 में ही है, बस NPA में वैसे ही इसमें लिखी है। नंबर 8 में आ गया एग्रीकल्चर। अगर आपका कोई फार्म हाउस हो, नहीं फार्म हाउस खाली नहीं, डेयरी फार्मिंग कर रहे हो, सिर्फ जगह ना हो, हाँ मतलब ज़राअत में इन्वॉल्व हो या आप डेयरी फार्मिंग में इन्वॉल्व है, तो आजकल ये भी बड़े बड़े सेटअप्स होते हैं, तो क्या इनकी भी काउंटिंग होनी है, वहां भी अकाउंटेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो कैसे काउंटिंग होती है, वो फिर IAS 41 में एग्रीकल्चरल के नाम से। तो इसमें अगर आपके पास लिविंग एनिमल्स हो, लिविंग प्लांट्स हो, लिविंग होते हैं एनिमल्स और प्लांट, नहीं मतलब तो उनकी काउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे, उनकी काउंटिंग कैसे होनी चाहिए काउंटिंग।
नहीं वैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जॉब मिल रही हो 20 लाख रुपए की, लेकिन मिल किसी डेयरी फार्म में रही हो, तो आप जॉब नहीं करेंगे। बात तो पैसों की है, तो फिर कैसे करेंगे? उस वक्त तो फोन नहीं करके किससे पूछेंगे भाई ना मैं क्या करूँ, थोड़ा सा आइडिया तो लेके जाना ना। वैसे बात IFRS 8 बिल्कुल नई चीज है, इसका मेरा ख्याल है हमें पहले आइडिया नहीं है तो रहने देते हैं, जब आएगी बात फिर देखेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी एक नई चीज आप लोगों के लिए है। नंबर 13, रेवेन्यू स्टैंडर्ड है, ये पहले FA1 में होता था, लेकिन जैसे ही आप FA1 में आए ये FA2 में आ गया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जहां पे है वहीं पे है। मतलब मीन सोचे जिन्होंने इस FA2 पढ़ा और FA1 उन्होंने पढ़ा था, उन्होंने पहले भी पढ़ा था, और नहीं पढ़ा पढ़ लिया उन्होंने, जिन्होंने पढ़ा आपसे पहले FA1 पढ़ा था उन्होंने IFRS 15 जो था पहले भी पढ़ा था, फिर FA2 में भी पढ़ लिया है, लेकिन आपने उनके वहां नहीं पढ़ा तो आपने यहाँ ही पढ़ना। वैसे उसके बाद मेन एक टॉपिक और है लीजेस। लीजेस में भी काफी हमें टाइम यूटिलाइज करना पड़ेगा, बल्कि इससे शायद हम 2-3 हिस्सों में ही कर सकेंगे, कुछ इसमें बेसिक चीजें हैं, कुछ डिफिकल्ट चीजें। फाइनली पर कोड ऑफ एथिक्स है, ये मेरा ख्याल टैक्स में भी है और ऑडिट में भी आएंगी जब आएंगी, तो एथिक्स के नाम से भी एक छोटा सा टॉपिक है। तो सिलेबस बेतहाशा है, वंस अगेन करना पड़ता है। ठीक है जी, थोड़ा सा मैंने आपके सामने सिर्फ टॉपिक्स का एक इंट्रोडक्शन रखा है, तो क्या ख्याल है, काफी अच्छा हो गया मतलब पढ़े हुए, तो पढ़ाई शुरू ना कर रहे हैं। जरा ये डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा सर, पढ़ना चाह रहे हैं आप? एक सेट अभी आपके पास आएगा इंशाल्लाह, बुक्स के वजह से टेंशन ना लीजिएगा, बल्कि बुक्स का तो आपको आइडिया है ही, बस मेरा ख्याल प्रिंटिंग में चली गई होंगी, विद इन अ वीक अवेलेबल हो जानी चाहिए। मीन वाइज जरा काइंडली उस दिन जरा ये पेजेस जरा काइंडली संभाल रखिए, एक एक हिस्सा रहना तो इकट्ठा कर दे दो, बाकी डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक एक लेके जरा पीछे देते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बेटा व्हाट्सएप हो गया होगा मेरा ख्याल, तो कुछ दिन जरा आप काइंडली ये बुक्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेंगी, बुक्स के वजह से आपकी कोई टेंशन नहीं, इंशाल्लाह बुक्स आपको मिलेंगी। जब तक बुक्स नहीं अवेलेबल होंगी हफ्ते तक, मेरा लगता है 10 दिन शायद लगता है, तो मीन वाइज काइंडली मैं नोट्स भी दूंगा आपको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बताऊंगा, कुछ दिन अगर मैं साथ साथ गुजारा कर लेता हूँ। जिन लोगों ने ऑनलाइन एडमिशन लिया है, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ऑनलाइन का मतलब यही है कि आप सुबह 8 बजे जहां भी हैं क्लास ज्वाइन करेंगे और क्लास को ऑनलाइन ही समझेंगे। हिस्टोरिकली यहाँ तक मुझे पता चला है कि फरवरी के महीने में कुछ साहिबान मेरे पास आए और 70 लेक्चर रह गए, और 80 वाला पता नहीं था या नहीं, मैं से एग्जैजरेट ना कर दूं, मेरा ख्याल मजाक है। फिर 1.5 से आगे की भी ऑप्शन चाहिए होती है आप लोगों को, और बड़ा ऐसे यूजलेस है, बिल्कुल टाइम वेस्टिंग है। ये तो पहले दिन से ही अगर कोशिश करेंगे, साथ साथ चलेंगे, तो देर मिनिमम है कि पॉसिबल है कि शायद वहां तक पहुंचे जहां तक पहुंचना। नया नया एक्सपीरियंस है एग्जाम हॉल का, अब तो सबको हो गया ना एक एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस, वहां तक पहुंचने के लिए वाकई मेहनत करनी पड़ती है। क्या करना, पेपर वही डन कर सकता है जिसने पूरा सेशन सीरियसली पढ़ा, वो भी बल्कि बाद में मतलब 50-50 बाहर निकलता है। लेकिन जो बेचारे मेरे जैसे चले रहते होंगे, आपको सोचे वो कैसे बाहर निकल रहा, बिल्कुल अंदर भी रिलैक्स रहते होंगे, बाहर भी। हाँ ठीक है, मई का महीना फिर एक और इशू, तो अगर मतलब रिजल्ट वाले दिन रिलैक्स करना है, एक तो है ना कि पहले रिलैक्स करना, लेकिन मेरा ख्याल मैटर क्या करता है कि जब रिजल्ट आए उस दिन तरह बंदा रिलैक्स हो, उस रिलैक्सेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, पूरा सेशन मेरा ख्याल एक कॉन्स्टेंटली जरा थोड़ी सी पेन लेना पढ़ाई के हवाले से। ये जरा कैंडी मुझे बता दो, पेज डिस्ट्रीब्यूट होगा सर, ये कैंडी जरा गिराए जरा बता दो, ये नीचे आ गया पेजेस, यहाँ पेज नहीं प्लीज पता बता दो जरा, आगे जरा दे दें, किसी के पास अगर एक्स्ट्रा है बेटा जरा दे दो, किसी के पास एक्स्ट्रा है तो ये रह गया कुछ ले लो, याद जरा दे दो ना।
चलो जी रजिस्टर का पेज निकालना सारे। हर सब्जेक्ट के लिए काइंडली अलग रजिस्टर रखिएगा यार, वैसे ही जैसे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी आपने रखा होगा। चलिए सर हम अपनी डिस्कशन इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे लीज से, लेकिन लीज की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले तो चंद पुरानी बातें जिनकी हमें इस टॉपिक में जरूरत पड़नी है रिवाइज करना। ये वैसा लिख के करें ये किसी के जहन में FA1 से कोई इम्पेयरमेंट है? प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है, एक फ्यूचर वैल्यू कैसे होती है, आज से आगे जाना, मतलब आज का ₹1,00,000 3 साल बाद कितना होगा, वो कंपाउंडिंग है। लेकिन मैं इस वक्त किसकी बात कर रहा हूँ, मतलब 2 साल बाद अगर कोई पेमेंट आपने करनी है उसकी आज वैल्यू क्या है, अगर ये हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, आज वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूलाज यूज होते हैं, जरा एक नजर पहले साथ नोट्स में भी देखते रहिए, जहां जरूरत पड़े लिख के करते। क्या लिखा हुआ, दो फॉर्मूला आपके सामने लिखे हुए, क्या क्या लिखा हुआ, एक डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, और फिर एक एन्युटी का फॉर्मूला भी यूज हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन एक सेकंड के लिए जरा एन्युटी साइन से निकालना, पहले जरा डिस्काउंटिंग की तरफ आए। तो पहले तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन करें, एग्जांपल करें, आप जरा ये फॉर्मूला देखते जरा बोलने क्या लिखा है, प्लस इंटरेस्ट रेट माइनस एन, आर भी मे भी आपने कभी सुना, इंटरेस्ट रेट की जगह आर आई या आर, तो माइनस एन अगर मैं लगा रहा हूँ तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए, वो अगर आपने फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो फिर वो पॉजिटिव एन होता है। तो एन स्टैंड्स फॉर क्या है वैसे, नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ ईयर्स। तो व्हाट इज द कांसेप्ट बिहाइंड द स्टोरी, थोड़ी सी एग्जांपल देखना हमारे नीचे। A company is required to pay, let's say 1 lakh at the end of 5 years। ठीक है, कंपनी ने 5 साल बाद ₹1,00,000 देना है, सही। डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट है 10%, प्रेजेंट वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेटर्स पढ़ना, आज अगर नहीं भी है कंडीशंस प्लीज हो जाए। आपको नजर आ रहा है? नहीं, मुझे एंड में बैठा नहीं, थोड़ी सी चेयर इस तरह कर, हाँ बेटा इस तरफ कर लो चेयर, ये गैप खत्म कर लो बस, और इधर कर लो, आप लोग साथ साथ रख, आप आपको नजर आ रहा है? ये वैल्यू 1 लाख आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, क्या तरीका होता है, फ्यूचर वैल्यू लेंगे आप, मेरे वर्ड्स प्लीज गौर से सुने, फ्यूचर वैल्यू 5 साल बाद है लाख, फ्यूचर वैल्यू है, और आप सिंपली अभी क्या करें, फॉर्मूला बोले 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट रेट कितना है हमारा इस वक्त, अगर 10% है तो उसे लिखेंगे कैसे, 10/100, 10% मीन्स 10/100 है, तो मैथमेटिकली जब सॉल्व हो जाएगा ये तो 0.1 रह जाएगा, ठीक है। अगर मैं 20% कहूँ तो 0.2 हो जाएगा, अगर मैं 8% कहूँ तो ये 0.8 नहीं होगा, लेकिन मैं कैलकुलेटर में लिखे 8/100, तो ये अगर 10 से कम हो तो 0.08, 0.07 हो जाएगा। अगर 12% कहूँ तो कैसे लिखेंगे, 0.12, इस केस में कैसे लिखेंगे, 0.1, और माइनस पीरियड्स कितने हैं, -5, सब के लिए सॉल्व करें, 62092 अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ कर लिए, ठीक है। तो 1 लाख क्या है फ्यूचर वैल्यू, और अगर इसकी आपने 5 साल पहले प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 1 प्लस आई माइनस 5 करके आपने फिगर फाइंड आउट कर लेना। अगर मैंने 1 लाख 3 लाख 3 साल बाद देना होता तो माइनस ही 2 साल बाद देना होता, ठीक है। तो सिंपली व्हाट इज द फॉर्मूला, 1 प्लस आई माइनस एन, याद रहेगा। पहले इससे अगली एग्जांपल देखें, एनी कंफ्यूजन बड़ा, नेक्स्ट इसका अगली लाइन में, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे 1 लाख, इसके बाद अंडरलाइन करें,
at the end of each year for next 5 years. अब इस लाइन में और इससे पीछे वाली लाइन जो अभी हमने सॉल्व की है उसमें क्या डिफरेंस है? फर्स्ट एग्जाम्पल ये थी कि 1 लाख रुपए हमने 5 साल बाद बस एक दफा देना, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे 1 लाख आफ्टर 5 years. लेकिन अब इस लाइन का मीनिंग क्या है? पहले साल के एंड में भी 1 लाख देना है, दूसरे साल के एंड में भी देना है, तीसरे साल के एंड में भी देना है, एंड सो ऑन. फॉर एग्जाम्पल शायद आपने क्यों वगैरह हिस्सा सुना हो, अगर आज डेट 1 जनवरी 2022 है, सही आज, तो पहली अमाउंट कब पे करनी है? एक आप करवा दो 31 दिसंबर 2022. कितने पैसे देने अकॉर्डिंग टू दिस लाइन? 1 लाख. फिर कितने देने 2023 पे 1 लाख एंड सो ऑन. सही है, क्लियर है लाइन? अब इसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन 5 अमाउंट्स की, तो क्या ये डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? तो यूज कर सकते हैं, लेकिन 5 दफा आपको अलग अलग करना पड़ेगा. इससे ये पहला 1 लाख है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी? बोले 1 प्लस 0.1 माइनस 1 करके, ये 1 साल बाद है. नहीं मतलब वो प्लस बाद में हो जाएगा, मतलब इसकी 1 माइनस 1 करके अलग प्रेजेंट वैल्यू होगी. नेक्स्ट की कैसे करेंगे? -2 -3 -4 रिक्वेस्ट रजिस्टर पे लिखेगा नीचे, ठीक है, लिखा नजर आ रहा है, कैलकुलेटर को यूज होगा, काफी वर्किंग करनी है. 5 फिगर्स के प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग सॉल्व करना. लिखे 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 ये वाले स्टूडेंट्स को बड़े बात समझ आ रही है. ये काइंडली सॉल्व करके देख. तो ये सही नजर आ रहा है. नहीं लाइट का मसला नहीं, पर मसला भी और ये इधर बंद देखना है, इसमें फोकस है नहीं लगा. सबको ये -1 -2 -3 -4 5 समझ आ रहा है? रुपीज में राउंड अप पता कीजिएगा जब भी कोई फिगर पॉइंट्स में चली जाए. So there are 5 amounts after the end of each year. मेरे पास सम बता दो. 3707 जो आ रहा है बता, राउंड ऑफ करके बताना है. ठीक है, ठीक है सर. तो यहाँ पे क्या फाइनल हुआ कि अगर हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, और बाद में इसका सम कर लें. अब ये जो 379079 है, ये कितने रुपए की प्रेजेंट वैल्यू है? देखिए 5 लाख इकट्ठा 5 साल बाद पे नहीं होना,
इस 5 लाख ने 5 इंस्टॉलमेंट्स में ये एट द एंड ऑफ ईच ईयर पे होगा। इस केस में फिर हमें 5 अलग वर्किंग्स करनी पड़ी। अब अगर 10 इंस्टॉलमेंट्स होती, 8 होती, 4 होती, तो हम अलग अलग वर्किंग करके उन्हें प्लस कर सकते हैं। बात समझ आ रही है सबको? लेट्स से मुझे 5 लाख रुपए को इकट्ठा 5 ईयर्स के बाद पे करना होता, तो फिर हमें सिंपली 5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी चाहिए, कोई इशू नहीं। लेकिन मतलब ये डेफिनेटली अगर इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट आ गई है तो हमें 5 वर्किंग्स करनी पड़ी। अगर ये 10 अमाउंट्स होती तो हमें 10 वर्किंग करनी पड़ती। ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग काम है। बात ये नहीं कि गलत सही वाली नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह फिगर तो सॉल्व हो गई है, लेकिन टाइम हमें ज्यादा लगा। तो इसी का फिर एक शॉर्टकट वे भी होता है। अपने पेज के जरा स्टार्ट पे जाए। एन्युटी का फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है प्रेजेंट वैल्यू के लिए, लेकिन ये कब यूज किया जा सकता है? पेज के तकरीबन दरमियान में है, पेज के दरमियान में एक पैराग्राफ थोड़ा सा बना होगा, दरमियान में 3 लाइनें जो बनी हैं, इस पर हमें साथ पढ़ा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा साथ, ऑनलाइन स्टूडेंट साथ साथ चल रहे हैं मेरा, कुछ स्पॉन कर दिया कर मेरा। जस्ट एक सेकंड, कौन सा लगा है? दोबारा करना पड़ा, पड़ा नहीं। जी वजह है कि बात हो रही है कंसंट्रेशन सुने हुई बात दोबारा। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा अमाउंट्स हो जाए। नंबर 1 क्या बोला मैंने? नंबर 2 लेकिन वो अमाउंट सेम हो। 1 लाख है तो फिर 1 लाख ही है, अगर 2 लाख है तो 3 लाख है, तो सब सेम हो। एक से ज्यादा अमाउंट्स हो लेकिन वो सेम हो, और लास्टली उनका जो गैप है, मतलब फॉर एग्जांपल इस समय जो हम डाटा देख रहे हैं तो उसमें ईयरली गैप है, तो फिर सब अमाउंट्स में गैप ईयरली ही हो। अगर मंथली गैप है तो मंथली हो, ये ना हो कि किसी एक अमाउंट ने 1 महीने बाद पे होना तो दूसरे ने 3 महीने बाद। तो नंबर 3 चीजें मैं रिपीट करूंगा। नंबर 1, एक से ज्यादा अमाउंट हो। नंबर 2, अमाउंट सेम हो और उनका टाइम का इंटरवल या टाइम गैप सेम हो। तो अगर ये तीनों चीजें हो तो रादर देन कि हम अलग अलग वर्किंग करें और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें, हम सिंपली एन्युटी के फॉर्मूले से टाइम सेव कर सकते हैं अपनी वर्किंग का। ये बात नहीं है कि हमारा आंसर गलत आया है, आंसर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अभी मैं चेक भी करवाता हूं आपको। लेकिन हम टाइम कैसे सेव कर सकते हैं एन्युटी का फॉर्मूला यूज करके, और कब कर सकते हैं इंपॉर्टेंट है। कब कर सकते हैं? अगर एक से ज्यादा अमाउंट्स हो लेकिन वो सेम हो और उनका टाइम गैप सेम हो। तो हमने जो अभी डाटा पढ़ा सेकंड, क्या उसमें ये तीनों फैक्टर्स हैं? तो क्या फिर हम एन्युटी के फॉर्मूले से भी वर्किंग कर सकते हैं? लेकिन मैं चाहूंगा एक ना जरा काइंडली इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार अब ये मैंने बोला करना, तो जरा यहाँ से पढ़ भी लें। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द अबव कैलकुलेशन of present value, we can use the formula of annuity if there are more than one installments. However, this formula can only be used if the amounts are same and the interval between the amounts is constant. क्लियर है बात यहाँ पर? आप जरा वर्किंग समझे मेरे साथ। अगर आपने यही जो 5 वर्किंग्स हैं इनको एन्युटी के फॉर्मूले से करना है तो फिर उसका तरीका सुनिएगा। आपने इंस्टॉलमेंट की अमाउंट उठानी है, 5 लाख नहीं उठाना, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट उठा लेंगे, और देन एन्युटी का फॉर्मूला आपने काइंडली देख के जरा बोलना है सारा। माइनस 1 प्लस रेट उसी तरह आएगा -0.1, और एन कितना? -5। अब यहाँ 5 इंस्टॉलमेंट्स के एंगल से, ठीक है, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स के एंगल से, और डिवाइड बाय 0.1 है। कैलकुलेटर पकड़े सारा, हाथ से भी सॉल्व करें लिख के।
तो एन्युटी का फॉर्मूला यूज आप कैसे करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूले को? इंस्टॉलमेंट की अमाउंट को इकट्ठा नहीं कर लेना, 500 के प्लस नहीं कर लेना, या 3 है 4 है, एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट उठाए और एन्युटी का फॉर्मूला अप्लाई करें, तो अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर आ रहा है सर जी। तो अगर एक से ज्यादा अमाउंट है सेम है और इंटरवल कांस्टेंट है, तो वी कैन सेव टाइम बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एन्युटी। तो देयर आर टू फॉर्मूलाज, फाइनल कर लेना। डिस्काउंटिंग फिर कब अप्लाई करेंगे? नहीं, जब डिस्काउंटिंग, जब एक ही अमाउंट है, डिफरेंट है, ठीक है, करते रहेंगे। अगर अमाउंट डिफरेंट हो जाएंगी, इंटरवल्स डिफरेंट हो जाएंगे, तो हमें डिस्काउंटिंग ही लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर सेम है, गैप सेम हो जाए, तो हम एन्युटी भी यूज कर सकते हैं। अब मैं चाहूंगा हम थोड़ी सी फर्दर प्रैक्टिस कर लेंगे इस डेटा की बेस पर, आगे चलते रहते हैं। नेक्स्ट राइट डोनेक्स पॉइंट डॉट सा लगेगा, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स मिल गए। ये करें जरा सॉल्व फ्रेंड। बेटा जब आएगा तो इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे। वंस अगेन काइंडली इस चक्कर में आप पड़ जाइएगा, अगर वो हो जाए, ये पहले कुछ दिन में इस तरह के ज़हन में सवाल आते हैं आपके, और होपफुली फिर जो आपने सोचा भी नहीं होता वो भी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी है, अभी पहला दिन आज रिलैक्स होकर थोड़ा सा गुजार लेते हैं। बाकी जो जो आपके ज़हन में आ रहा है इसको नोट करते रहें, और जब सेशन एंड हो रहे हो तो बताइएगा कि आप कुछ रह तो नहीं गया। आप बेफिक्र है, आई कैप को आपसे ज्यादा कंसर्न है कि आपको सब कुछ आता हो। ये मेरी मीठी लग रही है, पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना यार। कितने इंस्टॉलमेंट है सर? एक से ज्यादा है? हर इंस्टॉलमेंट कितने की है? एन्युटी लगा लो सर। कैसे? इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है, एन्युटी का फॉर्मूला जो बनाए, 1 माइनस 1 प्लस 0.16 माइनस 4 इंस्टॉलमेंट, 5 माइनस 4 डिवाइड बाय, अब ये 16% है सर जी, 0.16 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, अप्रोक्सीमेटली आंसर्स मैच कर लो। ठीक है, आपके पास लिखा जरूर है, लेकिन आई रिक्वेस्ट काइंडली चाहे उसी पेज पे लिख लें, कुछ ना कुछ जरा यूज तो हो जाए, कैलकुलेट करें, पार्टिसिपेट करें स्टोरी में। ये वैसे भी आंसर करेगी। ठीक है, मेरा वही सही है, सही लिखा हुआ। एनी कंफ्यूजन सर जी? चलो फिर आगे चलिए, अब इसी में एक और वेरिएशन लिखें, वो नेक्स्ट मेरे साथ करेंगे। लिखा हुआ नेक्स्ट 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, छोड़ दे लिखना, जहां भी रुक गए। 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹2000 पेएबल अंडरलाइन इस आगे एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। अब अगर कोई केएम जहन में आता है, उसमें डेफिनेटली वो कहनी ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी ड्यू के शायद फॉर्मुलाज भी ज्यादा बने हुए, लेकिन यहाँ शायद जरूरत नहीं है। सिर्फ फर्क समझे जरा काइंडली, इस लाइन में और इससे पिछली लाइन में जरा कंपैरिजन करें आपस में। अब सबसे पहले जरा ये इस बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर को जरा समझ लेते हैं। यहाँ रुके जरा, लेट्स से अगर आज डेट है 1 जनवरी 2022, तो क्या पहला 2000 फिर आज? नहीं, मतलब पहले इस तरह से समझ लेना, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। अब ये 2022 वाली जो अमाउंट है वो 2022 के स्टार्ट में, सही लिखा मैंने? अगली अमाउंट किस डेट पे लिखूं? 1 जनवरी 2023 वाली जो अमाउंट है वो उसके स्टार्ट में, एंड सो ऑन, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है, लेकिन ये एडवांस में है, बिगिनिंग में है। अब हमने प्रेजेंट वैल्यू अकॉर्डिंग टू दीज डेट्स किस दिन लेनी है? आज मीन्स के, आज मीन्स के ये 1 जनवरी 2022 है, तो जो इसमें पहला 2000 है, क्या वो 2000 एज इट इज प्रेजेंट वैल्यू ही है? तो हमें यहाँ कोई डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है।
ये पहले जो 2000 है वो आज ही की भाई, आज ही पे होना है। तो फिर वो कितनी अमाउंट्स रह जाएंगी जिनकी प्रेजेंट वैल्यू में लेनी है? तो पहली अमाउंट की 2000 की प्रेजेंट वैल्यू तो एज इट इज 2000 ही है। ये बात समझ आती है? इसको क्या लिंक करें इससे पिछली वाला लाइन, मतलब जो 71467 वाला डाटा था, उसमें पहली अमाउंट कब थी? पहली अमाउंट भी पहले साल के एंड में थी, तो एक साल की डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, पहली अमाउंट की भी करनी पड़ेगी, फिर दूसरी की, तीसरी, चौथी वगैरह की। लेकिन अभी इस केस में एडवांस में हो जाएगा, तो फर्स्ट अमाउंट 2000 की प्रेजेंट वैल्यू 2000 ही है। सब क्लियर है? मीन फ्यूचर अमाउंट ही नहीं है, आज की अमाउंट ही है। तो तीन अमाउंट्स आ जाएंगी। क्या इन तीन अमाउंट्स की हम प्रेजेंट वैल्यू, पहले जरा मेरा क्वेश्चन सुना, अलग अलग डिस्काउंटिंग से ले सकते हैं? 1 + i - n से कैसे लेंगे? पहले तो इस 2000 के बाद जो आएगा -1 कर लेंगे सर, फिर -2 करेंगे और फिर -3 करेंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन क्या ये जो रिमेनिंग तीन है इनको हम एन्युटी से भी सॉल्व कर सकते हैं? क्यों सॉल्व कर सकते हैं? एक ज्यादा अमाउंट से अल्हम्दुलिल्लाह सेम है, गैप भी सेम है, लेकिन पहली और 2000 की अमाउंट को हमें सेपरेट इसलिए रखता है क्योंकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू की जरूरत नहीं है। तो बाकी का कंडीशन अरेंज करें, डाटा अपने पास रजिस्टर में या इधर ही अगर लिखा राइट साइड तो स्पेस है, बाद में फिर वर्किंग करते हैं। यकीनन कुछ दोस्तों से मुलाकात पेपरों के बाद 2-3 हफ्तों के 2-2.5 हफ्तों के, तकरीबन 2 हफ्तों के गैप से हुई है, तो ठीक है मुलाकात इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन अगर क्लास के बाद हो जाए तो जरूर हंसीएगा, अच्छे लग रहे हैं आप, लेकिन अगर क्लास के बाद हो जाए तो ठीक है। नहीं गुजारिश मेरी, रिक्वेस्ट है, वैसे भी काफी अच्छा बाद मुलाकात हुई। जी मेरे सामने क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसके लिए मुझे मेरे जहन में पहले नहीं आया, मेरा मैं उम्मीद नहीं रखता था इस बात की। कोई आप में से ऐसे साहब भी हैं जो भी FR1 भी नहीं पढ़ा जिन्होंने? मेरे सामने तो एक साहब आ गए। इस सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से काइंडली मेरा ख्याल है 1-2 दिनों में मैक्सिमम सही डिसीजन लिया करेंगे। अगर आपने बेटा FR1 नहीं पढ़ी हुई तो FA2 कैसे पढ़ लेंगे? और FA1 का ना पढ़ने का मतलब ये है कि आपने काउंटिंग ही नहीं पढ़ी हुई। अब ये भी नहीं कि पहले आपने इंट्रो पढ़ी हुई, तो काइंडली इस तरह के डिसीजन ना लिया करें। जज्बातियत अपनी जगह है, तो मैंने सारा सी इकट्ठा करना, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल कुछ चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, बाकी कॉस्ट वालों के साथ मैं कॉस्ट में बात करूंगा क्योंकि उसमें भी बहुत से जज्बाती लोग और होंगे। बेसिक अजम्पशन कि आपने FR1, हाँ हो सकता है किसी ने किसी वजह से पेपर ना दिया हो, वो एक अलग इशू होगा अगर आपने पूरा FR1 पढ़ लिया तो। लेकिन अगर FA1 नहीं आपने सही तरह पढ़ा हुआ तो FA2 में डेफिनेटली कोई लॉजिक नहीं बनती, कोई सेंस नहीं बनती इस बात की कि FA2 आप पढ़ रहे हैं और FA1 नहीं पढ़ी। तो पहले आपने बाकी सब्जेक्ट्स खत्म करें FA2 में आने से पहले। और इसी तरह बाकी आप लोग भी जो है 3 से ज्यादा नहीं, बल्कि 3 से अब तो कम भी नहीं, लेकिन 3 से ज्यादा भी मुनासिब बात नहीं। मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं, मिनिमम भी 3 ही और शायद मैक्सिमम भी 3 ही। ठीक है सर, वैसे भी वर्किंग करवाते हैं यार, मैंने प्रेजेंट वैल्यू लेनी है 4 इंस्टॉलमेंट्स की, क्या करूं? बोल दे कुछ बोले। नहीं 2000 एक सेकंड साइड पे कर रहे हैं, तो पहला 2000 वाला लगाओ, तो उसको अलहदा मैंने एज इट इज लिख दिया, जरा बोर्ड पे देखें। इसको अलहदा लिखने का मतलब क्या है कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो सेम ही है, तो रिमेनिंग 2000 कितने रह गए? 3 अमाउंट्स रह गए जिनके अब हमने प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। और एन्युटी का फॉर्मूला लग गया, 1 - 1 + 0.1। अब ये हम माइनस क्या लिखें? अब ये -3 से मुराद नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है, ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट्स रहेगी जिसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। अगर इसी लाइन में लिखा होता कि 2000 में पे होना है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो हम पहला 2000 अलग ना करते, 2000 लिखते और -4 की बेस पे बढ़ते। सब कुछ लगा रही मेरे बात? तो फिलहाल जहाँ के करें बोल दे जरा कैंडी, -3 में कंफर्ट ऐसा होगा 0.1
फाइनल आंसर बताइएगा, क्या पहला 2000 भी ऐड करेंगे आप? फाइनल आंसर के लिए पहला 2000 एज इट इज ऐड होता है, तो पहले लिखें और सॉल्व करके आंसर बताएं। लिखें 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 भी, फोकस है मेरा, लिखें हाथ से लिख के। काशिफ साहब गुस्सा जाने दें, ना करें। इंट्रो पड़ी हुई है, भूल जाएं। वो जब पड़ी थी तो बीच में ही गेम कहीं और निकल गई, छोड़ दें उसको, पहले F1 पढ़। भूल जाए, लास्ट टाइम इस पे भाई आंसर बता दे रहा है इसका, वो ग्लासेस में जाता है। फाइनल आंसर तो काउंटर कहीं बोल रहा है, 6974, 69 सॉरी 7। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? एक बार रिवाइज कर लें जो पहला पेज हमने देखा, किसी जगह कोई कंफ्यूजन अगर है। सेट आपको मिला तो फिर कल आप जाते हुए ले लीजिएगा मेरे ख्याल आज। चले मेरे कोई क्वेश्चन थी किसी का? चले मेरे बाकी इंशाल्लाह कल ही पढ़ेंगे, ठीक है? ये व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में यार मुबीन जरा देख लें, जो ऐड नहीं उनको नंबर जरा सेंड कर दें। चलिए मिलेंगे फिर इंशाल्लाह, बाकी कल 8 बजे मुलाकात होगी। जी सर, कल आज भी 1.5 घंटे की है, माजरत अगर आज आधा घंटा जो नहीं ले सका मैंने नोट कर लिया। यार मैंने कहा इस वाले खुश हो रही, आप इस वाले भी खुश हो। मिनिमम 1.5 घंटे की इंशाल्लाह क्लास है। अल्लाह हाफिज़। ये व्हाट्सएप ग्रुप में मुबीन का नंबर भेज दो। कैसे